जिस प्रकार घर को सुंदर बनाने के लिए फर्श करना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन को सुंदर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अक्सर सफलता एक बार में नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास कई वर्ष करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संख्या और संख्या पद्धति चैप्टर। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने, जिसका वीडियो नंबर 100 था, 100 नंबर वीडियो में हम लोगों ने संख्या और संख्या पद्धति में केवल संख्या पर बात किया था, जिसमें मैंने आपको अंक से लेकर आपको स्थानीय मान तक हमने सब कुछ बताया था। आई होप कि अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आपके लिए ये मैं बता दूं कि हम लोगों ने संख्या के बारे में डिस्कस कर लिया है। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कैसे बनता है, अंक क्या होता है, स्थानीय मान, अंततः मैंने स्थानीय मान, जातीय मान तक मैंने आपको बताकर छोड़ा था 100 नंबर वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं 101 नंबर वीडियो है मेरे इस चैनल पर, ठीक है। तो हालांकि अगर आप डेली के व्यूअर है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो मैं आपके लिए ये बताता हूँ कि अगर आप नए हैं तो ये जान लीजिए कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं और उसमें हम लोग संख्या पर बात कर रहे हैं, संख्या और संख्या पद्धति पर, जो कि लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोगों ने कल जो बात किया था स्थानीय मान और जातीय मान पर, आपको पता होगा। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पर, यानी संख्या पद्धति पर। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति दो प्रकार से हम देखते हैं। संख्या पद्धति को हम दो प्रकार से व्यवहारिक रूप में देखते हैं। संख्या पद्धति जिसे हम क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए, संख्याओं को कई रूप में, दो रूप में व्यक्त किया जाता है। अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या जब होती है तो हम जैसे कहते हैं ना कि ये, हम तो जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप समझते हैं क्या लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है ना। ये आप बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ये बता सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, 25,675 आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि ये बताइए, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकली हम आपको बता रहे हैं, ये किताबी कीड़ा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकली समझने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हाँ दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि विद्यासागर का अंकगणित अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप विद्यासागर के अंकगणित को कभी देखे हैं, पढ़े हैं, पूरा समाप्त नहीं हुआ है, आपने अभी तक समाप्त नहीं किया, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप इसी चैनल पर जाइए, विद्यासागर का अंकगणित का मैंने फुल सोल्यूशन कर दिया है। आप चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइएगा, प्रत्येक चैप्टर का मतलब प्लेलिस्ट मैंने बनाया है विद्यासागर अंकगणित का, तो उसे आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आप विद्यासागर अंकगणित का सोल्यूशन पा सकते हैं। अब विद्यासागर अंकगणित खत्म करने के पश्चात मैं ये सब शुरू किया हूँ लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित को, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, अगर जैसे हम बात करते हैं, ये तो आप समझ सकते हैं कि ये 100 है, ये 1000 है, ये 25,675 है। अगर हम आपको ये दे दें, ठीक है, ये हम आपको दे दिए, आप बताइए कि ये कौन कितना, इस संख्या को आप दहला कर बताइए कि कितना है, ठीक है। तो ये कठिनाई हो जाती है आपको, आप कहाँ तक जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हो सकता है कि आपको बहुत, मतलब कॉमन जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर आप जानते हैं कहाँ तक, लाख तक जाते हैं, लाख तक ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ तक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका जो संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम होता है उसमें कन्फ्यूज़न करने लगते हैं। उसके बाद उस नंबर का सही मतलब नहीं बता सकते हैं कि वाकई में ये कितना करोड़, कितना अरब, कितना खरब ये है, ये नहीं बताते हैं, है ना। तो ये जनरली सब किसी को देखने को मिलता है, क्योंकि इतना दहलाने, इतने तो रकम में, अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में इतना कोई कमाता नहीं है, बहुत बड़े बड़े हस्तियां कमाती हैं इतने। अगर पैसे की बात करें तो ये हम क्या ज़्यादातर हम यूज करते हैं, क्या रुपए पैसे की काउंटिंग करने में हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपने जीवन में अधिकांशतः हम लाख तक जाते हैं, अधिकांशतः लाख तक। हाँ, हो सकता है कि कोई कोई करोड़ तक जाता है, तो करोड़ तक जो जाता है तो उसको तो फिक्स है, उसको पता होगा कि करोड़ में कितना ज़ीरो होता है, या फिर करोड़ को हम कैसे दला सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर जाएगा तो उसको भी कन्फ्यूजन होगा उसको। तो ये चीज़ होती है। तो संख्या पद्धति बहुत ही अच्छा चीज़ है समझने के लिए, हालांकि बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछ दे
अगर आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि संख्या पद्धति कितने प्रकार के हैं, तो आप जनरली आप कह सकते हैं 2 प्रकार से हम संख्या पद्धति को देखते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, संख्या पद्धति को राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति या संख्या पद्धति कहते हैं। राष्ट्रीय अंकन पद्धति भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय अंकन पद्धति। और एक हम क्या कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। दोनों में सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, दोनों अंकन पद्धति में अगर देखा जाए, राष्ट्रीय अंकन, यहाँ समझने का मतलब राष्ट्रीय अंकन मतलब क्या, हम भारतीय निवासी हैं तो भारत का समझिएगा, है ना। भारतीय अंकन पद्धति ये समझिएगा, भारतीय अंकन पद्धति राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भारत देश की बात करते हैं। तो भारतीय अंकन पद्धति इसे हम बोलेंगे भारतीय अंकन पद्धति। और अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विश्व के लिए मतलब लागू होता है, पूरे विश्व के लिए लागू होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। भारत में केवल देखा जाए तो हमारे राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र के लिए तो हम चूँकि भारत में निवास करते हैं तो हम राष्ट्रीय अंकन पद्धति भी बोल सकते हैं, अपने भारत के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, अदर कंट्री के लिए नहीं। तो अदर कंट्री के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है, राष्ट्रीय अंकन पद्धति में आपको जैसे हम दहलाते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से हम करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, भारतीय अंकन पद्धति कहलाता है। और जिसमें हम बात करते हैं, जैसे ही हजार के बाद आता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन, ये सारे जितने भी आते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम राष्ट्रीय अंकन पद्धति। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ज़रा भी घबराइएगा काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। नो घबराना, नो घबराना। राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है, जैसे कि कोई भी संख्या हो, आप कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या को आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है आज के बाद। लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन जैसे ही लाख के बाद अरब खरब आपको पद्म संख्या बोल दिया जाए लिखने के लिए तो आपको दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह से दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय अंकन पद्धति पर। हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। क्योंकि लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए आपको हम मिटा कर बताते हैं। दोस्तों घबराइएगा मत। अब चलिए 1 नंबर देखते हैं, भारतीय अंकन पद्धति क्या है। भारतीय अंकन पद्धति क्या है, भारतीय अंकन पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम, है ना। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 3, 4, 2, कुछ भी हो जाए, है ना। इसको हम दहलाने का शुरुआत कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, दाहिने से बाएं की तरफ जाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से करते हैं ना। तो ये हमारा 23,000 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका सिस्टम क्या है, वाकई में इसका सिस्टम क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, इकाई से, उसके बाद दहाई होता है, इकाई, दहाई, फिर होता है सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है, समझिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार होता है, उसके बाद 10,000 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बाउंड्री बन जाएगा। हजार के बाद क्या होता है, लाख होता है, लाख होता है, उसके बाद क्या होता है, 10 लाख होता है, लाख के बाद 10 लाख। फिर यहाँ पे बाउंड्री बना देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, हजार, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, 10 लाख। उसके बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद करोड़ होता है, और उसके बाद होता है 10 करोड़, ठीक है। करोड़ के बाद क्या होता है, 10 करोड़। फिर यहाँ पे बाउंड्री लगा देते हैं, ये कोमा मान लीजिए, और ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। अब उसके बाद करोड़, 10 करोड़। फिर अब आते हैं अरब पर। अरब के बाद क्या होता है, 10 अरब, अरब के बाद 10 अरब। फिर यहाँ पे बाउंड्री लगा दीजिए, ठीक है। 2-2 का चलता है सिलसिला हमारा। उसके बाद अरब के बाद क्या होता है, खरब होता है, ये तो सब जानते हैं आप लोग, खरब। खरब के बाद 10 खरब होता है, खरब के बाद 10 खरब। फिर यहाँ पे बाउंड्री लगा दीजिए, समझने के लिए आपको बता रहे हैं किस तरह से हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। कोई सी बड़ी संख्या आता है कैसे निरूपित करते हैं। खरब आ गए, 10 खरब आ गए। उसके बाद आप जानते हैं क्या होता है, नील होता है। उसके बाद नील होता है,
नील के बाद 10 नील होता है, केवल नील लिख रहा है। फिर यहाँ पे बाउंड्री लगा दीजिए। उसके बाद आपका पद्म होता है, क्या होता है, पद्म, पद्म होता है। उसके बाद 10 पद्म होता है, 10 पद्म, ठीक है, 10 पद्म समझ लीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा है। पद्म के बाद क्या होता है हमारा, पद्म के बाद शंख होता है, जो यहाँ देखिए, यहाँ से क्रम आकर यहाँ फिर आएगा। इसके बाद का क्रम यहाँ हम लिख रहे हैं, नहीं हटेगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। ये पद्म हो गया, 10 पद्म। उसके बाद हमारा क्या होता है, शंख होता है, शंख होता है। उसके बाद 10 शंख होता है, 10 शंख होता है, ठीक है। शंख के बाद 10 शंख होता है। फिर यहाँ पे बाउंड्री लगा देंगे, सॉरी शंख में बाउंड्री अभी नहीं, लास्ट में हमारा क्या होता है, अंततः शंख, 10 शंख, और उसके बाद हम कर देते हैं महाशंख। क्या करते हैं, महाशंख। तो इसमें देखिए, शंख, 10 शंख, महाशंख, ये 3 एक साथ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल ये शंख में आते हैं। शंख में कहाँ तक जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा तक जाता है। शंख में कहाँ तक निरूपित करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा तक निरूपित करते हैं। और देखिए, इसको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा को हम बोलते हैं इकाई, ठीक है। फिर दहाई, 1000 और 10,000 को क्या बोलते हैं, 1000 और 10,000 को बोलते हैं हजार, ठीक है। 1000 में समूह को कितना तक आता है, 10,000 तक आता है। उसके बाद वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, लाख में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं लाख, ठीक है। लाख में कहाँ तक जा सकते हैं आप, 10 लाख, लाख, 10 लाख, इससे अधिक नहीं जाते। इसके ऊपर जाएंगे तो वो करोड़ में चला जाता है। तो अच्छा, इसको हम देखें तो ये करोड़, 10 करोड़, तो इसको हम कुल मिलाकर क्या बोल देते हैं, इसको कुल मिलाकर हम करोड़ में बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार अगर दो दो का देखिए, सबका दो दो बन रहा है, जैसे 10 करोड़ हो जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, 10 करोड़ के ओवर हो जाएगा तो हमारा अरब में चला जाता है। तो अरब में भी हम क्या बोलते हैं, अरब और 10 अरब बोलते हैं, ठीक है। अरब, 10 अरब, 10 अरब से जैसे ही अमाउंट अधिक होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको खरब बोलते हैं। खरब में भी क्या होता है, खरब, 10 खरब, दो ही होता है, दो दो का होता है, खरब, 10 खरब। फिर नील में अगर बात करें तो नील में क्या होता है, नील में भी दो ही होता है, नील, 10 नील, ठीक है। उसके बाद पद्म में देखें तो पद्म में भी क्या होता है हमारा, पद्म में भी हमारा होता है पद्म और 10 पद्म, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। लेकिन शंख में क्या होता है, शंख में 3 होता है। जिस प्रकार शुरुआत में 3 को हमने इकाई बोला था, इकाई दहाई सैकड़ा को 3 को मिलाकर हमने इकाई बोला था, उसी तरह लास्ट में जब आएंगे शंख में तो शंख, 10 शंख और महाशंख, ये यहीं तक ये एंड हो जाता है, ठीक है। इतना ही में हमारे भारतीय अंकन पद्धति समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इससे भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट अगर आ जाता है, उसको हम अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने क्या किया था कि इकाई दहाई सैकड़ा को इस इकाई बोला था, इसमें 1000, 10,000 को हजार बोला, लाख, 10 लाख, लाख का लाता है, ठीक है। ये दो दो का अंतराल चलता है, ठीक है। तो अगर हम आपको बोल दें दहलाने के लिए, अगर कोई नंबर हम आपको दे देते हैं, बताइए, ठीक है, इसको हमने नंबर दे दिया। अब आपको हम बोल रहे हैं कि इसको बताइए कि वाकई में है कितना, वास्तव में ये कितना है। तो दहलाएंगे आप कैसे, इसी आधार पर दहलाना है आपको। क्या, ये इकाई हुआ, दहाई सैकड़ा, इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तक हमने आ गया, इस बाउंड्री तक हमने पार कर लिया, ठीक है। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद क्या बोलेंगे, 1000, 10,000, तो 1000, 10,000, ठीक है। 1000, 10,000, 10,000 जैसे ही पुरता है तो वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो यहाँ तक 1000 हो गया, यहाँ तक 10,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10,000 जैसे हो जाता है, यहाँ पे 10,000 जैसे हो जाता है, तो उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, लाख में, उसके बाद 10 लाख में। तो अब यहाँ लाख में आएंगे, उसके बाद 10 लाख में आएंगे। तो 10 लाख जब आएंगे तो इसको एक साथ हम रखते हैं, देखिए यहाँ पे एक साथ रखे हैं। तो 10 लाख का मतलब क्या, कुल मिलाकर इकाई दहाई को लेंगे तो दहाई तक हम लेंगे तो 27 लाख हो जाता है, यहाँ पे कोमा लगा देंगे। 27 लाख के बाद फिर 2 का
सिलसिला चलता है तो यहाँ पे फिर एक कोमा लगा देंगे तो 27,85,756 हमने कुल मिलाकर लिखा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दहला सकते हैं। घबराइएगा मत, नहीं समझ में आया है तो चैप्टर में है, जब हम वहाँ पे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये मतलब ये पैटर्न है। इसी पैटर्न पर आपको अगर हिंदी में शब्दों में अगर बोल दिया जाए कि अब लिखिए 27,85,756 कैसे लिखाएगा, तो आप इसी पैटर्न का यूज़ करेंगे। आप लिख लीजिएगा, आपके कॉपी में पेज होगा तो इसको यहाँ पे इसके बाद उठाकर लगा लीजिएगा। पद्म के बाद यहाँ शंख आएगा, ये वाला मेरे जगह नहीं था तो मैंने नीचे कर दिया, तो इसको आप उठाकर यहाँ पे लगा लीजिएगा इधर, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न आप भारतीय अंकन पद्धति का रखिएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल जो है अंकन पद्धति वो क्या है। तो यहीं पे अगर हम देख लें, यहाँ पे नहीं हटेगा, मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इंटरनेशनल हम अंकन पद्धति की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह से नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होता है। उसमें बड़ी सी बड़ी संख्या, उसमें भारतीय अंकन पद्धति से भी बड़ी संख्या को दर्शाया जा सकता है, ठीक है। हमारा तो यहाँ पद में संख्या तक था तो शंख तक हम जाते थे, शंख 10 शंख और महाशंख तक ही सिमट जाते थे। लेकिन इंटरनेशनल में हम जाते हैं कहाँ तक, क्विंटिलियन तक जाते हैं, क्विंटिलियन तक जाते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखिएगा, घबराइएगा मत, समझ में ना आए तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति देखिएगा ध्यान से नहीं देखिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसका प्रयोग करना है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, इसमें भी शुरू होता है कहाँ से, चलिए यहाँ से हम लिख रहे हैं इकाई, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने कोई ये संख्या लिख दिया, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय में इसको क्या कहेंगे और भारतीय अंकन पद्धति में हम इसको क्या बोलेंगे, ये बताना है। तो अंतर आप कैसे समझेंगे, पहले अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति तो समझ जाएं, उसके बाद हम ये देखिए भारतीय अंकन पद्धति क्या होता है, जनरली हम यूज जानते हैं इसका, इसलिए हम आपको बता दिए पहले ही दलाकर। अब पहले हम पैटर्न बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि अब बताइए कि इसको हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं इकाई, इसमें भी इकाई, दहाई और सैकड़ा चलता है। क्या चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा चलता है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम इकाई बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। उसके बाद यहाँ बाउंड्री लगा दीजिए, ठीक है, बाउंड्री लगा देते हैं। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा हो जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है हज़ार, इसमें क्या आता है हज़ार, इसमें आता है 10,000, समझ लीजिएगा ये हज़ार है, फिर और नहीं लिख रहा है, ठीक है, समझ लीजिएगा 1000, 10,000 और उसके बाद आता है 100,000, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम बाउंड्री लगा देते हैं। इसमें क्या चलता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा को हम इकाई बोलते हैं, इसमें 100 तक जाता है। जैसे 1000 है ना, तो 10,000 होगा, 10,000 होगा, 100,000 होगा। उसमें क्या था कि 1000 होगा, 10,000 होगा, और 10 जैसे 1000 से अधिक होता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता था लाख में। लेकिन इसमें ट्रांसफ़र लाख में अभी नहीं होगा, इसमें ट्रांसफ़र होगा कि इसमें 1000, 10,000, 100,000, ये 100,000 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 का जाता है, 100,000 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लाख नहीं आएगा, इसके बाद इसमें मिलियन आता है। तो देखिए 1000 हो गया, 10,000, 100,000, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। उसके बाद मिलियन में 10 मिलियन, मिलियन में 10 मिलियन, फिर 10 मिलियन में 100 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन के बाद फिर 100 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर हम बाउंड्री लगा देते हैं समझने के लिए, बाउंड्री लगता नहीं है समझने के लिए। इस बाउंड्री के स्थान पर हम किसका यूज़ करते हैं, जनरली हम कोमा का यूज करेंगे, ठीक है, जो आगे हम आपको बताएंगे। तो मिलियन होगा, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद मिलियन के बाद क्या होता है, मिलियन के बाद होता है, और इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इनको मिलाकर हम हज़ार बोलते हैं,
इन तीन को मिलाकर हम 1000 बोलते हैं। इसके पहले भारतीय अंकन पद्धति में क्या था कि 1000 और 10,000 को मिलाकर हम केवल 1000 बोलते थे, तो उसमें 2-2 का अंतर था, 2-2 का सिस्टम बना हुआ था। इसमें क्या सिस्टम बनेगा, 3-3 का सिस्टम बनेगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद क्या हो जाता है, मिलियन के बाद है विलियन होता है, विलियन, 10 विलियन, फिर उसके बाद हमारा 100 विलियन। ठीक है, इस तरह का चलेगा पैटर्न। ठीक है, और इसको इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं 1000 के बाद ये मिलियन समूह है, मिलियन समूह है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिलियन समूह बोलते हैं। अच्छा, इसको हम इन तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, इन तीनों को मिलाकर हम विलियन समूह बोलते हैं, विलियन, विलियन वाला समूह है। और विलियन में कहाँ तक जाएगा, विलियन, 10 विलियन, इकाई विलियन, दहाई विलियन, सैकड़ा विलियन। ठीक है, तो इसी को हम कैसे बोलते हैं, विलियन, 10 विलियन, 100 विलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विलियन के बाद बात कर लेते हैं। तो विलियन के बाद ट्रिलियन का बात आता है, ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद 10 ट्रिलियन, उसके बाद कितना ट्रिलियन, उसके बाद 100 ट्रिलियन, हमें इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा आगे तक बढ़ता जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ट्रिलियन परिवार, ट्रिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन समूह है ये। ठीक है, ट्रिलियन समूह है, 3 का आता है। उसके बाद ट्रिलियन के बाद क्या होता है, क्वाड्रिलियन होता है, क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। इस तरह से हम लिख रहे हैं, आप समझ जाइए, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, उसके बाद फिर आ जाता है 100 क्वाड्रिलियन। ठीक है, तो फिर इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। अब इसके बाद फिर आएगा जो आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ समझिएगा क्या होता है, यहाँ पे जैसे क्वाड्रिलियन के बाद आता है आपका क्विंटिलियम, क्विंटिलियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्विंटिलियम में, क्विंटिलियम होता है, ऐसा लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या, क्विंटिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, और फिर हमारा आ जाता है 100 क्विंटिलियन। इसमें 3-3 का होता है। तो ये कौन सा समूह हो जाता है, ये क्विंटिलियन समूह होता है, क्विंटिलियन, क्विंटिलियन समूह होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विंटिलियन समूह। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार देख लीजिए, घबराइएगा नहीं। आगे हम चैप्टर बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है कि समझ में ना आए। तो इस तरह से हम बोला था हमने कि इसको दहलाकर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में ये कितना लिखा गया है। भारतीय अंकन पद्धति में अगर बात करें तो हम कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 10 लाख जैसे हो गया तो दहाई हो गया, तो इकाई दहाई 2 का होता है। तो यहाँ 25 लाख 24,562 को दर्शा रहा है। क्या है, 25,24,562 लिखा हुआ है इसमें भारतीय अंकन पद्धति में। लेकिन इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में बात करें तो कैसे हम डालाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, 1000, 10,000, 100,000। ध्यान रखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। तो कहाँ तक गए थे, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ तक 100,000। अब जैसे 100,000 हो जाता है तो इसके बाद किस में घुस जाता है, मिलियन में। तो मिलियन में घुसता है तो मिलियन हमारा 2 वाला होगा, तो यहाँ तक मिलियन आ रहा है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन। तो हम क्या कहेंगे, मिलियन 2 पर आ रहा है तो 2 मिलियन, 2 मिलियन के बाद हम क्या करेंगे, 2,524,000, 2,524,562 ये लिखा गया है। सही से पकड़िएगा, 2,524,000 ऐसे कहेंगे, ये नहीं कि 5,000 कहेंगे या 52,000 कहेंगे, ये नहीं, 2,524,000। चूँकि 1000 में हमारा 3 तक जाता है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1000, 10,000, 100,000। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 2,524,562 इसको हम कहेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं जिसको आपको कंफर्म करा दें हम। तो ये हमारा क्या था, दोनों में मैंने बता दिया। अगर ये देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं, ये बताइए कि कितना लिखा गया है। इसको आपको पहले बताना है पद्धति में क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इसको क्या ये कितना है ये। तो देखिए, पहले भारतीय अंकन पद्धति में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ और होता है इसमें कोमा का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। कोमा, ठीक है, कोमा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये हम दहलाने ही कोमा का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। पहले दहलाएंगे, पहले ये देखेंगे कि यहाँ तक कितनी संख्या आती है, कहाँ तक आता है अंकन पद्धति में। तो हम यूज कर रहे हैं भारतीय अंकन पद्धति में। भारतीय अंकन पद्धति में इसको हम सेपरेट करते हैं कि ये वाकई में कितना है। सॉरी दोस्त, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सेम को। ठीक है, ये अब इसको हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है। कोमा का अंतर बहुत ध्यान रखिएगा, कोमा कहाँ कहाँ लगाते हैं। चलिए, भारतीय अंकन पद्धति में हम दहलाना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ आ रहा है कहाँ पे, 10 करोड़ यहाँ पर आ रहा है। तो 10 करोड़ मतलब क्या, दहाई वाला है, तो यहाँ से हम दहाई लेते हैं, यहाँ कोमा दे देंगे। तो 10 करोड़ हमने कहा था, तो 10 करोड़ का मतलब क्या, 25 करोड़। और इसके बाद आंखें बंद कर लीजिएगा। जिस तरह हमने दो दो का अंतर करके दो दो का सिस्टम बनाकर इधर बढ़ा था, उसी प्रकार दो दो का सिस्टम बनाकर हम इधर कोमा देते चले जाएंगे। ठीक है, दो दो का सिस्टम बनाकर कोमा दे देंगे। और तीन, शुरू का तीन हम क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमेशा इन तीनों को मिलकर इकाई बोलते हैं। तो इसको कोमा यहाँ लगाने के बाद फिर कोमा यहाँ नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। हमेशा लास्ट में 3 छोड़ना ही पड़ेगा, हमेशा लास्ट में 3 छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, इसलिए 3 को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि हम कहाँ तक आए थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 25 करोड़ 45,000, सॉरी 25 करोड़ 45,21,234 बोलेंगे इसको क्या, भारतीय अंकन सिस्टम, भारतीय अंकन पद्धति में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए, इसी नंबर को हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में, तो कैसे बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इसी को हम अगर करें तो कैसे डालेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, 10,000, 100,000। तो 1 मिनट, ये बिंदु अभी नहीं देंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। देखिए, इस पैटर्न को हम बोल रहे हैं, बिल्कुल इस पैटर्न पर आप ध्यान दीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 100 मिलियन पर आया है ना, तो 100 मिलियन कहाँ, जिसमें 100 मिलियन करने का मतलब क्या होगा, इकाई भी है, दहाई भी है, सैकड़ा भी है। तो हम 3 को लेंगे, 100 मिलियन चूँकि आया था ना, तो 100 मिलियन, 100 कहने का मतलब क्या, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। तो 100 मिलियन कहने का मतलब 3 हम लेंगे, तो ये 254 मिलियन बोलेंगे इसको, 254 मिलियन 521,000, 254 मिलियन 521,234। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। ये हमारा कहाँ तक सिमट गया, ये हमारा मिलियन इसमें आएगा। यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे, मिलियन में बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, सैकड़ा, 100,000 बोलेंगे, 100,000 बोलेंगे। और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, तो ये क्या, 2, 3, 4, यानी 234 बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 254 मिलियन 521,000। 100,000 का मतलब क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा होगा, तो 521,234 बोलेंगे। 254 मिलियन 521,200, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, कष्ट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर समझते हैं तो हो सकता है कि आपको बोरिंग फील हो रही हो, तो बुरा मत मानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक आप आई होप कि आप कंफर्म हो गए हैं। तो ये नंबर सिस्टम है, 2 नंबर सिस्टम, भारतीय अंकन पद्धति
और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में तुलना हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि हम जैसे इसमें 1000 के बाद पार करते हैं ना, तो मिलियन में हमारा प्रवेश कर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1000 के बाद हम जाते हैं तो मिलियन आता है, और जैसे ही भारतीय अंकन पद्धति में 1000 के बाद जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, लाख में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, चैप्टर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये हमारा नंबर सिस्टम भी ख़त्म हो गया। नंबर सिस्टम में दोनों नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में। अब देखिए, अब इस चैप्टर में जो प्रयोग होने वाला है, मतलब इस चैप्टर में जो रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड है, वो हमारा पढ़ना है क्या, संख्याओं के विभाज्यता के नियम। ठीक है, लाइट कम करने देते हैं। ठीक है, अब संख्याओं के विभाज्यता के नियम क्या बोलता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। संख्या तो हम समझ रहे हैं, कई प्रकार की संख्या है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। पिछले वीडियो 100 नंबर वीडियो में देखिएगा तो हमने पढ़ा है। तो अब हम बात करते हैं संख्याओं के विभाज्यता के नियम। संख्याओं के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। हालांकि आप जानते होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ जानते हैं, तो बुरा मत मानिएगा। ठीक है, अरे भाई साहब, ठीक है। चलिए, संख्या के विभाज्यता के नियम क्या होता है, शुरू करते हैं एक से। एक से कोई भी संख्या आप लिख लीजिएगा, मैं ऐसे ही आपको इंडिकेट करके बता रहा हूँ। एक से विभाज्यता के नियम आप लिख कर उसमें लिख लीजिएगा जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो एक के विभाज्यता के नियम क्या होता है, दुनिया की कोई भी संख्या जो है ना, दुनिया की कोई भी संख्या, इसके लिए एक का कोई नियम नहीं है, दुनिया की कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी पूर्ण संख्या, मतलब अब दशमलव वाला नहीं, तो दशमलव में ही कटेगा। दुनिया की कोई भी संख्या है जो, मतलब दुनिया की कोई भी संख्या है वो एक से हमेशा हमेशा विभाजित हो जाती है। इसमें एक का कोई नियम याद करने वाली बात ही नहीं है, दुनिया की कोई भी संख्या एक से विभाजित होती है। ठीक है, ये हटाइए। दो से विभाज्यता का नियम थोड़ा सीखते हैं। दो से विभाज्यता का नियम कहता है, दो से विभाज्यता का नियम कहता है, क्या होगा जी, हेलो, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। चलिए, दो से विभाज्य, गड़बड़ हो रही है क्या जी, आवाज़ ध्वनि गड़बड़ हो रही है क्या, आइए ठीक हो गया अब। चलिए, दो से विभाज्यता के नियम अगर बात करें हम, तो दो से विभाज्य जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, तो लास्ट में 8 है, इसमें लास्ट कह रहा है कि 8 होना चाहिए लास्ट में, मतलब इकाई के अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो संख्या इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो क्या ये दो संख्या, इसके इकाई के अंक 5 है, और ये कहता है कि 5 नहीं होना चाहिए, 2 4 6 8 के बाद और भी कोई होगी तो दूसरी विभाज्य नहीं होगा, केवल और केवल यही अंत में रहना चाहिए इकाई के अंक पर। ये तो 5 है, तो भाई तो नहीं क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हम 2 हो जाएगा और कोनो दिक्कत नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, इसको बताइए कि ये हो जाएगा कि नहीं, ये 4 से विभाजित 2 से विभाजित होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। लास्ट में क्या है, 4 है, नियम क्या कहता है कि लास्ट में 4 होना चाहिए, इकाई के अंक पर 4 होना चाहिए, तो ये हम क्या विभाजित हो जाएंगे। तो ये उदाहरण के तौर पर ये कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट में इकाई के अंक पर ध्यान दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है, ये संख्या है, क्या ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं। 3 से विभाज्यता के नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर दी हुई है तो उसके अंकों को, तो अंक किसे कहते हैं, अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
को कहते हैं अंक। तो इसमें देखिए सारे अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं, इसके बीच में प्लस कर देते हैं, देखने में ये क्या है 5241 है। अब इनको हम अंकों को डिवाइड करके जोड़ देते हैं, अगर वो जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगी, भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे 5 2 7 4, 7 4 11 और 1 12, 12 3 से विभाजित होता है कि नहीं बताइए। 3 के पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं, आता है, बिल्कुल आता है। तो ये क्या संख्या विभाजित हो जाएगी, संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। अच्छा इसको हम देख लेते हैं, ये विभाजित होगी कि नहीं, संख्या 3 से ये विभाजित होगी कि नहीं बताइए। तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे 5 गो, 1 6 गो, 2 8 गो, 1 9, 9 9 तो 3 से विभाजित होता ही होता है, तो बिल्कुल ये 3 से विभाजित होता है। इसी तरह हम बड़ी सी बड़ी संख्या कोई भी हो, बड़ी सी बड़ी संख्या कोई भी हो, आप कोई भी लीजिए बड़ी सी बड़ी संख्या, हमें देख लेना है कि वो इन सब का योग 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो बिल्कुल 3 से विभाजित होगा, भाग डायरेक्ट लगाना नहीं शुरू करेंगे। जोड़ लेते हैं 2 1 3 2 5 1 6 2 8 1 9 2 11 1 12 8 20 7 27 1 28, 28 आ रहा है। 28 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 28 3 से विभाजित नहीं होता है। तो अगर हम इसमें और 2 इसमें जोड़ देते हैं तो 28 2 30 हो जाएगा, 30 3 से विभाजित हो जाता है। तो अब ये संख्या जो होगा ना 3 से विभाजित हो जाएगा, कोनो दिक्कत। आई होप समझ गए। तो इस तरह से आप उदाहरण के तौर पर ये सारी संख्या लिख सकते हैं। समझाने के दृष्टिकोण से आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या कोई भी संख्या 3 से विभाजित तभी होगी जब उन सारी संख्याओं को हम संख्याओं के अंकों को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, अगर वो संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या क्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत, आई होप समझ गए। तो 4 से विभाजन के नियम में हमेशा ध्यान रखना होता है कि इकाई और दहाई का अंक हमेशा 4 से विभाजित होना चाहिए, मतलब इकाई दहाई संयुक्त रूप से 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम 2 4 5 ये अगर हम ले लेते हैं तो अब इसमें 4 से भाग लगाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है कि लास्ट का 2 अंक डिवाइड हो रहा है कि नहीं, लास्ट का 2 इकाई और दहाई संयुक्त रूप से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 24 लास्ट में देख ले रहे हैं, 24 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 4 से 24 बिल्कुल डिवाइड होता है। तो ये बिल्कुल बेफिक्र आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है 24 4 से विभाजित हो ही जाएगा। अच्छा 24 नहीं, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो गई। अगर इसकी हम बात करें तो बताइए कि ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो हम देखेंगे लास्ट में, केवल ध्यान दे देना है कि ये लास्ट में 32 है भाई साहब, तो ये बिल्कुल विभाजित होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा इसके बाद अतिरिक्त अगर हम बात कर लें, इसमें बताइए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये विभाजित होगा कि नहीं 4 से, तो ये बिल्कुल होगा। तो लास्ट में हमें केवल उस संख्या के लास्ट में देख लेना है कि 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 4 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगा 22 बार में ना। तो ये 4 से विभाजित, इस तरह की संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। 5 से आप लिखने के लिए लिख सकते हैं नियम को, ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। चलिए 5 से अगर विभाजन के नियम देखते हैं तो किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 होना तो वो संख्या कन्फर्म रूप से क्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे हम अगर बात करते हैं कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या हो जाती है, ये अगर हम बात करें तो लास्ट में 0 देख लिए ना तो ये बिल्कुल 5 से विभाजित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, 5 से विभाजित होगा कि नहीं। 5 से विभाजित होगा, क्योंकि नियम कहता है कि 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए। किसी भी संख्या के अंत में इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो संख्या 5 से विभाजित हो ही जाती है, अच्छी बात है। 6 से विभाजन के नियम अगर बात करें तो 6 से विभाजन के नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वो फिक्स है कि वो क्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको लेते हैं तो ये देखेंगे कि पहले 2 के नियम हम जानते हैं। 2 का नियम क्या कहता है विभाजन कि जिस संख्या के अंत में 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से विभाजित। तो ये तो सिंपल दिख रहा है कि 2 से विभाजित हो जा रहा है। अब थोड़ा सा एक और चेक कर लेते हैं कि क्या 3 से विभाजित हो रहा है। तो 3 से विभाजन के नियम कैसे लगाते हैं हम, 3 से विभाजन के नियम हम लगाते हैं कि सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, 3 से विभाजित हो गया तो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 3 से देखते हैं 6 5 11 1 12 2 14, 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये 6 से विभाजित संख्या होगा ही नहीं। अच्छा इसमें हम 2 लगा देते हैं तो भी होगा, तो भी नहीं होगा। अच्छा इसमें हम इसके स्थान पर अगर हम 3 रख देते हैं
तो ये होगा, तो 3 2 से तो होगा ही नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर 4 रखते हैं तो देख लेते हैं, 4 है तो 2 से तो आँख मूंद कर आप बता सकते हैं कि 2 से विभाजित रह गई बात, अब 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इस तरह की संख्या हम बना लेंगे, 3 से विभाजित हो रहा है कौन, तो 5 6 11 1 12 और 4 16, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 16 में क्या जोड़ दें कि वो 3 से विभाजित हो जाएगा और साथ ही साथ 2 से विभाजित भी होगा। तो इसमें लगा देते हैं 2, फिर 4 लगा देते हैं, देख लेते हैं 5 6 11 1 12 4 16 16 2 20 और 4 24 हो गया ना। तो अब देखेंगे कि तो ये संख्या कौन सी, 4 अंत में 4 विषम संख्या है ही, सॉरी सम संख्या है ही, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। साथ ही साथ इन सारे अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल 6 से विभाजित होगा। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वो 6 से विभाजित हो, कन्फर्म है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से उदाहरण हम 4 2 6 6 8 8 6 6 12 कर सकते हैं ना। तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 2 से भी विभाजित होगी और इनका योग 3 से विभाजित हो रहा है, 4 2 6 6 12 होता है, तो इन 3 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी संख्या, ये 3 से 6 से विभाजित बिल्कुल हो जाएगी। तो इस तरह से आप उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अगर नहीं मानना चाहते हैं तो और भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझ लीजिएगा 7 से विभाज्यता के नियम हम देखते हैं, 7 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है। चलिए 7 से अगर विभाज्यता के नियम हम देखें, एक सेकंड रुकिए, अरे 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 क्यों क्यों क्यों, चलिए 7 से विभाज्यता के नियम देख लेना। 7 से विभाज्यता के नियम कहता है, 7 से विभाज्यता के, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं 1 3 3 133 ले लेते हैं, आपके बुक में भी दिया है, आपके बुक में भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन देखिए 7 का नियम जो है ना, होता है ना, ये बड़े बड़े संख्याओं के लिए मतलब काफ़ी जटिल हो जाता है। क्यों, जितना देर में आप नियम इस 7 के नियम को लगाइएगा उतना देर में आप क्या करेंगे, उस संख्या में भाग लेकर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जान लेते हैं, छोटी छोटी संख्या है तो उसमें जल्दी से कैसे कर लेंगे। सबसे पहले दी हुई संख्या में क्या करते हैं, सबसे हुई कोई भी संख्या दिया गया है अगर, तो उसमें से हम इकाई का जो अंक है ना, जैसे 3 है, इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 3 है, इस 3 में हम क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, 3 में 2 से गुना कर देते हैं, आएगा कितना, 6। इस 6 को क्या करेंगे, शेष संख्या में, शेष संख्या क्या बच गया, 13, शेष संख्या में 13 घटा ले, 13 में से शेष इस एक गुणनफल को घटा लेते हैं, तो यहाँ 13 बचा हुआ है, 13 में से इस 6 को गुणनफल को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 7 से। अगर ये 7 जो शेष बचा हुआ है माइनस करके, ये अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये समझ जाइए कि पूरा संख्या 7 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, एक और नियम है कि अगर इस संख्या में, जैसे 133 ही मान लेते हैं, 133 में क्या करता है कि अगर 133 में इकाई के अंक में, या तो आप इकाई का अंक 3 है, 3 में आप 5 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। 15 ये जो आया 15 को शेष संख्या में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 15 को शेष संख्या में अगर जोड़ देते हैं तो ये अगर जोड़ने के पश्चात 7 से विभाजित हो जाता है तो वो बिल्कुल हमारा विभाजित हो जाएगा। तो जैसे 13 में हम 15 जोड़ देते हैं, 13 में क्या जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे, तो देखेंगे कि 13 में 15 जोड़ने के पश्चात अगर ये 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 13 15 कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 3 8 हो जाएगा, और ये 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या 27 7 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है, 7 चौके 28 विभाजित होता है। तो ये टोटल जो संख्या है ना, ये 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 तरह का नियम होता है, या तो इकाई में 2 से गुना करके शेष जो बाएं साइड का अंक बचता है उसमें से, उस संख्या में से अगर उसको घटा लेते हैं, जब भी 2 से गुना कीजिएगा ना इकाई में, तो उस शेष संख्या में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब भी उस संख्या के इकाई में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 से गुना करने पर जो गुणनफल आएगा वो संख्या को हम उसमें शेष संख्या में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जोड़ने के पश्चात या घटाने के पश्चात वो 7 से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या क्या हो जाती है, टोटल का टोटल संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त सात का नियम और कहता है, इसके अतिरिक्त सात का नियम और भी कहता है कि कोई भी संख्या हो, जैसे आपको यहाँ मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कोई भी संख्या हो अगर सेम संख्या जैसे एक 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 दो तीन चार पाँच छः, 6 बार रिपीट हुआ हो, या 12 बार रिपीट हुआ हो, या 18 बार रिपीट हुआ हो, या 24 बार रिपीट हुआ, यानी 6 के गुणज के रूप में रिपीट हुआ, कोई भी संख्या एक ही होना चाहिए, तो वो 7 से हमेशा विभाजित होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे एक एक हो जाएगा, 3 अगर करेंगे तो 6 बार होना चाहिए, या 12 बार होना चाहिए, या 18 बार होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, इसको 12 बार लिख सकते हैं, तो 12 बार होना चाहिए, तो वो 7 से डिवाइड हो जाता है पूर्ण रूप से, सॉरी, ठीक है। तो आप 7 से विभाज्यता का नियम आई होप समझ गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये जो नियम है ना, बड़ी बड़ी संख्या में थोड़ा सा जटिल हो ही जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वो जटिल, चूँकि आप इकाई में अंक में गुना करेंगे, इकाई अंक से कितना भी गुना करेंगे आप, तो छोटी सी संख्या आएगी, और छोटी संख्या शेष संख्या में घटाएंगे तो फिर उसमें भाग लगाएंगे तो बात वहीं पड़ेगा, तो जितना में उसमें घटाएंगे भाग लगाएंगे उतना में तो हम एक स्टेप और भी तो जा सकते हैं ना। तो इस तरह से हमारा कुल मिलाकर छोटी संख्या में ये मतलब विभाज्यता का नियम काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, बड़ी संख्या में थोड़ा सा ये मतलब बड़ा हो जाता है, तो इससे कोई बात नहीं है। 7 का नियम भी बहुत कम ही आता है उपयोग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 8 का नियम देखते हैं क्या कहता है। विभाज्यता में 8 का नियम क्या करता है, 8 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। ये बीमारी बहुत ख़राब है जी, लुक चुकाना। दोस्तों बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, चलिए बोर मत होइए। 8 नंबर देखते हैं, 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 नंबर नहीं, 8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है भाई साहब, कोई भी अरे संख्या है, हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या जो दिया हुआ है कोई भी संख्या अगर हमारा दिया हुआ है, उसमें हमें केवल देख लेना है इकाई दहाई सैकड़ा, उसमें लास्ट के 3 डिजिट को में भाग लगा देना है 8 से, कितना से, लास्ट के 3 अंक में हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 3 अंक क्या है यहाँ पे, 200 में हम सिंपल भाग लगा कर देखेंगे 8 से क्या ये पूर्ण रूप से कट रहा है, अगर पूर्ण रूप से कट जाएगा तो टोटल ये जो अंक दिया, टोटल ये संख्या जो दिया हुआ है 8 में विभाजित हो जाएगा अगर इसमें भाग लगे। तो 8 से करेंगे तो 8 दूना 16, 4 8 5 40, 25 8 200 होता है, तो ये 25 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। कह सकते हैं कि ये टोटल का टोटल नंबर जो दिया हुआ है ना, वो बिल्कुल और बिल्कुल 8 से विभाजित हो जाए। इस तरह का और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे ये देखिए, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लास्ट के 3 डिजिट को उठाते हैं, तो बचा क्या, 328 हो रहा है। 328 में क्या 8 से भाग लग जाएगा, देख लेते हैं भाई साहब। 8 चौके 32 होता है ना, और 8 एकम 8 होता है, तो 41 बार में लग जा रहा है। तो इसका मतलब ये टोटल जो नंबर दिया हुआ है ये बिल्कुल 8 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें बिल्कुल इस तरह से हम 3 अंक को उठाकर उसमें 8 से भाग लगा देंगे, और देख लेंगे कि वो भाग अगर 3 अंक में लग रहा है तो बिल्कुल आपका कन्फर्म है कि वो हो जाएगा। चलिए भाग लग जाएगा। 9 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। 9 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या है, अगर वो संख्या का योग 9 से विभाजित होता है तो बिल्कुल 9 से विभाजित हो जाएगा। सेम 9 जो है और 3 जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। 9 और 3 का विभाज्यता का नियम जो है बिल्कुल आपका सेम है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए तो अगर हम बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम, तो इसको हम सबको जोड़ेंगे, देखेंगे कि ये 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं, 8 7 15 होता है, 15 3 18 4 22, 22 8 30 1 31, हो तो नहीं रहा है, 9 से नहीं हो रहा है, 31 यहाँ तक हो रहा है। तो 31 में और हम क्या जोड़ दें कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर 31 में हम 5 जोड़ देंगे,
31 में 5 और जोड़ देंगे तो मतलब कुल मिलाकर ये संख्या को हम ऐसे लिखेंगे 78 34 81 5, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा जोड़ कितना आया था 31, 31 5 कितना होता है 36 होता है। तो 36 में हम देख रहे हैं कि 9 से भाग लग जाता है, 9 चौके 36। तो ये हम कह सकते हैं कि टोटल संख्या जो है ये क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। देखिए मैं छोटा छोटा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ ताकि आपको मतलब छोटा उदाहरण तो आप भी कर सकते हैं ना, छोटा उदाहरण से आप भी समझ सकते हैं। हम बड़ा उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, बड़ी से बड़ी संख्या में भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कितनी भी बड़ी संख्या हो हम सिंपल इन सारे संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग लगा देंगे। अगर भाग लग जाता है पूर्ण रूप से तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 9 से विभाजित हो ही जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या कहता है। 10 से विभाज्यता का नियम सिंपल जान लीजिए कि कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लेते हैं 2 4 5, ये 10 से विभाजित हो गया, मतलब कुछ भी संख्या हो उसके अंत में 0 होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये विभाजित हो जाएगी 10 से। तो हम क्या लिखें आप तो समझ रहे हैं। चलिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट में 0 केवल होना चाहिए, 10 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ज़्यादा नहीं जाएंगे, 12 तक जाएंगे। ठीक है, 12 नंबर तक विभाज्यता का नियम लगभग मतलब हमारा उपयोग में आता है। उसके बाद ऊपर जाता है ना तो हम HCF का प्रयोग कर लेते हैं। अगर दिक्कत हो रही है हमें कटाने में तो HCF का प्रयोग करके हम समझ जाते हैं कि वो कोई भी संख्या हो किससे कटेगी। ठीक है, देखिए 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, जैसे ये मान लीजिए कि हमारा कोई भी संख्या, मतलब उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं ये संख्या ले लिया हूँ। हम क्या करते हैं एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़ देते हैं। ठीक है, एक अंक को छोड़कर एक अंक को जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात इसको अगर हम यहाँ से इससे शुरू करते हैं तो इसको छोड़कर इसको जोड़ लेंगे, आगे भी जो संख्या आएगा तो उसमें जोड़ लेंगे। तो अगर हम इस तरह से संख्या की बात करें तो इसको जोड़ें तो कितना आया 3 3 1 4 हो गया ना, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ माइनस करेंगे, फिर इसको एक छोड़े हैं तो इसको ले लेंगे, 3 1 कितना होगा 4 होगा। इन दोनों का अगर अंतर 0 आ जाता है तो समझिए कि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। 0 आ रहा है तो 11 से विभाजित हो जाएगा, या फिर 11 आ रहा है 22 आ रहा है 33 आ रहा है 44 आ रहा है, मतलब 11 से विभाजित हो जाने वाली संख्या आ रही है और साथ ही साथ उसका अंतर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है 11 22, इस तरह से मतलब 11 के गुणज के रूप में आ रहा है आगे तरफ। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या मतलब 11 से विभाजित हो जाएगी। आई होप इसको समझ गए होंगे। तो इस तरह से अगर हम विभाज्यता के नियम में इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, जैसे 121 ले लेते हैं, 121 ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे एक को छोड़कर एक को जोड़ेंगे तो इसको हम कर देंगे तो इसमें एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आगे तो कोई संख्या है नहीं तो 2 का 2 ही रहेगा ना, तो 2 का 2 रहेगा तो 2 - 2 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो 121 क्या होता है विभाजित होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस तरह से अगर हम बात करते हैं, इस तरह से हम आपको एक सेट करते हैं, मतलब आप ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए अगर हम यहाँ पे एक को छोड़कर यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 6 11 हो जाएगा, 11 यहाँ एक छोड़े हैं 11 7 18 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका जो कितना हो रहा है, मतलब हम सेट कर रहे हैं साथ ही साथ आपको हम बताएंगे। तो ये हमारा 18 आ गया। अब यहाँ उस संख्या को रखना है यहाँ 3 स्थान पर जिसका योग 18 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, या फिर ऐसा संख्या रखना है कि योग मतलब 7 होना चाहिए, तभी तो 11 आ जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं 2 यहाँ रखते हैं 2, और यहाँ पे हम 4 रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो कुल मिलाकर हमारा संख्या क्या बन रहा है 5,26,000, सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ पे 52 लाख हो जाएगा 64,000, 52,64,718 हो रहा है। तो इस संख्या को हम देखना है कि 11 से विभाजित हो रहा है, तो बिल्कुल विभाजित होगा। क्यों कि हम कि ये एक को छोड़कर एक जोड़ देंगे तो 5 6 11 7 18, 18 गो 8 गो, सॉरी 18 8 ये है ना, इसको भी जोड़ना था हमें, सॉरी गलती कर दी है, एक छोड़कर एक जोड़ना था ना, तो इसमें जोड़ेंगे तो 5 6 11 11 7 18, 18 8 26 हो गया ना। 26 में से कौन सी संख्या घटा लें कि हमारा लगभग मतलब अगर 22 भी आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हमारा सेट करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हमारा
मतलब कुल मिलाकर 1 अगर यहाँ रखते हैं या 2 रखते हैं या 1 रखते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। देखिए अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 1 क्या होता है 4, तो इसमें से हम 4 घटा देंगे, 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 होगा। 24 में से 4 घटाएंगे तो 22, 22 क्या 11 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये टोटल नंबर जो दिया हुआ है 51,62,718, ये टोटल का टोटल 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी मतलब सेटिंग करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे अपने मन से लिखते तो थोड़ा सा हो सकता था कि वो विभाजित ना होता तो आखिर मतलब समय लगता। तो इस तरह से हम सेटिंग करके आपको बता दिए सेटिंग कैसे किस प्रकार से करना है। आपको भी अगर कहीं किसी को बताना है तो इस ढंग से आप सेटिंग कीजिएगा कि उसका अंतर करने पर या तो 0 आ जाए या 11 के गुणज के रूप में कोई भी संख्या है तो हमारा वो 11 से मतलब सेटिंग करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कहीं भी उदाहरण देना हो तो इस तरह से आप सेटिंग कर दीजिएगा, आपका समय मतलब हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। 12 से विभाज्यता के नियम देख लेते हैं आगे। 11 से विभाज्यता का नियम हो गया, 12 से विभाज्यता के नियम देखते हैं क्या कहता है। चलिए 12 से विभाज्यता का नियम एक लास्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा इतना ही पर सारा काम तमाम हो जाएगा। इतना ही पे पूरा चैप्टर हम घूम जाएंगे। पूरा चैप्टर क्या, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर होगा ना तो इसमें हम बिल्कुल माहिर होंगे डिवाइड करने में। 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 3 से और 4 से विभाजित हो जाती है ना वो 12 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर संख्या हम देखें, अगर इसको हम ले लेते हैं क्या ये देखिए, अगर इसको लेते हैं 24 ले यानी 2424 ले लेते हैं तो ये बताइए 12 से विभाजित होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, दिख रहा है 12 दूना 24, 12 दूना 24। अच्छा ये तो दिख रहा है। और वैसे भी अगर नियम देखें तो 3 से विभाजित होगा कि नहीं, जोड़ लेते हैं। 2 4 6 2 8 4 12, 12 3 से विभाजित होता है, अच्छी बात है। 4 से देख लेते हैं, विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से 2 अंक देखते हैं लास्ट का तो ये 24 4 से विभाजित होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ऐसे हम देखते हैं दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, हो रहा है कि नहीं। ये 4 से 3 से विभाजित हो गए, 4 से तो ये दिख रहा है कि विभाजित हो गया, 3 से विभाजित हो गए तो 4 3 7 8 2 9 4 13, ये तो होगा नहीं। तो ये 3 से सेटिंग नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आप सेटिंग कर लीजिएगा कि जो 3 से भी विभाजित हो, मतलब जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो जाता है और 4 से, तो इस तरह आप सेटिंग करके देख लीजिएगा। तो वो संख्या जो संख्या 3 से और 4 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 12 से विभाजित है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, चलिए फिर सेटिंग करने में मुझे टाइम लगेगा तो काहे के लिए आपको बता दिए, जो मेन फैक्ट चीज़ है वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आगे देखेंगे कुछ और चीज़ फार्मूला है जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, है ना। और उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर प्रश्नावली देखेंगे, है ना। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट था तो आपको ये जानना ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते होंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आप जानते होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ कुछ करिएगा, है ना, क्या कहें हम आपसे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।